नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि हमने पिछली बार प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था, चलिए इस बार उसके दूसरे गुण प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं। और आप देखते होंगे कि कहीं अगर पानी भरा हुआ है और उसमें आप झाँक के देखें तो पानी के भीतर की चीज़ें तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन साथ ही साथ जब उसमें झाँकेंगे तो आपको अपना चेहरा भी दिखाई दे जाता है। वो इस कारण होता है कि हमने पीछे पढ़ा है, प्रकाश जो पानी है उसका तल हमारा परावर्तक का कार्य करता है। तो आप जब झाँकते हैं तो आपके चेहरे से चलने वाली प्रकाश की किरणें उस पानी के तल से परावर्तित हो जाती हैं। यहाँ हवा है और यहाँ पानी है, तो प्रकाश की किरण हवा से हवा में ही परावर्तित होती है। लेकिन जो पानी के भीतर की चीज़ें हैं, कोई वस्तु यहाँ पर मौजूद है, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण तो अब की बार पानी से हवा में बाहर निकलना पड़ेगा उस दर्शक को दिखाई देने के लिए। तो यहाँ माध्यम परिवर्तित हो रहा है, तो इस प्रक्रिया में प्रकाश का संचरण किस प्रकार से होता है, आइए उसको समझते हैं। ये प्रकाश की किरण एक प्रकार के माध्यम से दूसरे प्रकार के माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखने में यह आता है कि वो अपनी दिशा बदल लेती है, या ये कहें कि उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब वो अपनी उसी पूर्व दिशा में आगे नहीं बढ़ती, या तो वो इस दिशा से थोड़ा सा एक तरफ इधर हट जाती है या इधर हट जाती है, दिशा बदल जाती है। और इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश को एक प्रकार के माध्यम से किसी दूसरे प्रकार के माध्यम में जाना होता है, ये सीधी सी पहचान है। और उस क्रिया में माध्यम जब भी परिवर्तित होगा तो किरण की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। और किस तरह से परिवर्तित होगी कि अगर वो विरल से सघन में जा रही है, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था पिछली क्लास में, कि अगर विरल से सघन में जाती है तो वो थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाती है। ये अगर हम यहाँ पर जहाँ दोनों माध्यमों की बाउंड्री है और जिस पॉइंट पर ये प्रकाश किरण आपतित हुई है, उस आपतन बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींचें तो इस अभिलंब की ओर झुक जाती है दूसरे माध्यम में। अगर यही प्रक्रिया उल्टी हो रही होती सघन से विरल में, तो उस घटना में अब की बार प्रकाश की किरण उस अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, अपनी दिशा से दूर हट जाती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में चाहे किसी भी तरह से संचरण हो रहा हो, प्रकाश की किरण की दिशा परिवर्तित हो रही है। हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ इस कोण को इसे हम कहते हैं आपतित किरण, और इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है। तो इस कोण को जो अभिलंब से बन रहा है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण के द्वारा जो अभिलंब से बनता है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्नेल ने बनाया, जिसको हम स्नेल का नियम भी कह देते हैं, स्नेल का सूत्र भी कह देते हैं। और वो ये है कि किसी प्रकाश की किरण के लिए एक माध्यम में आपतन कोण के साइन का दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के साइन से जो अनुपात बनता है वो हमेशा निश्चित होता है। आप अगर यहाँ कोण थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो अपवर्तित किरण भी थोड़ा सा इस तरह से जाएगी कि अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। लेकिन उस स्थिति में जो नए कोण हमको मिलेंगे दोनों आई और आर, उन दोनों के साइन का अनुपात फिर पहले जितना ही प्राप्त होगा। और इसी कांस्टेंट को, इसी नियतांक को, जो कि इन दोनों विशेष माध्यमों के लिए है, अगर मैं कहता हूँ कि हवा से पानी में जा रही है तो फिर ये हवा और पानी के लिए ही है ये कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट ही उस पेयर के लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अगर पहले से दूसरे में जा रही है तो यहाँ अपवर्तनांक हम दूसरे माध्यम का नाप रहे हैं, यानी कि ये अपवर्तनांक N2 दूसरे माध्यम का कहलाएगा जिसमें किरण जा रही है। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष, यानी कि किस में से आ रही थी। क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक पेयर बनाते हैं हवा और कांच, और एक पेयर बनाते हैं पानी और कांच, आप देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में किरण को कांच में जाना है, लेकिन यह हवा से कांच में जाना है, यह पानी से कांच में जाना है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कोण पर अगर कोई किरण हम डालें, दोनों तलों पर एक समान कोण पर डालें, तो यहाँ जो निर्गत किरण होगी, जो अपवर्तित किरण होगी, वो दोनों में एक समान कोण पर अपवर्तित हो, ऐसा नहीं होगा। जो आप पेयर ले रहे हैं उसके लिए अलग अलग कोण पर ही प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी। कांच में कुछ ज़्यादा होगी और हवा से कांच में और पानी से कांच में जाते समय थोड़ा सा कुछ कम होगी।
यानी कि यहाँ आपका अपवर्तन कोण और यहाँ का अपवर्तन कोण एक समान आई के लिए अलग अलग होगा। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा अपवर्तनांक बताते समय कि किसके सापेक्ष, यानी कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही थी। तो यहाँ हमें दोनों बातों का उल्लेख करना होगा। ये जो अनुपात है, ये अनुपात अपवर्तनांक कहलाएगा दूसरे माध्यम का, लेकिन जिससे आ रही है उसको भी हमें बताना है, इसलिए उसको इसके आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पहले से आ रही है, इसलिए मैं 1 नंबर इससे आगे लिख देता हूँ। अब हम इसको पढ़ेंगे। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, अगर मैं लिख देता हूँ NaW, A मीन्स एयर, W मीन्स वाटर, तो हम समझेंगे कि प्रकाश की किरण पानी से कांच में जा रही है, जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक नापा जा रहा है, यानी कि अपवर्तनांक हवा का है, लेकिन किसके सापेक्ष ये हमें स्पष्ट करना होगा। तो चूंकि पानी से आ रही है इसलिए हम कहेंगे पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। इसी तरीके से अगर कांच से पानी में जा रही होगी तो अपवर्तनांक नपेगा पानी का, लेकिन कांच के सापेक्ष है इसलिए जी हम उसके आगे लिख देंगे। तो ये संकेत जो है अपने आप में क्लियर है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में बनने वाले आपतन कोण और दूसरे माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात के बराबर होता है। और ये अपने आप में इन दोनों का है। अब आप चाहे कोण कितना भी बदल लें, अलग अलग कोणों के लिए आपके आई और आर तो बदलेंगे, लेकिन इन दोनों का अनुपात निश्चित होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि अपवर्तनांक आई और आर पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले में आई और आर आ रहे हैं तो इसका मतलब एन का मान आई आर पर डिपेंड करेगा। याद रखिए, अपवर्तनांक आपतन और अपवर्तन कोण पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस बात पर निर्भर करता है? तो स्पष्ट है कि एक तो ये हमें क्लियर बताना पड़ेगा कि किस से प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि एक विशेष पेयर के लिए होगा ये अपवर्तनांक। तो दो निश्चित माध्यमों के जोड़े के लिए अपवर्तनांक नापा जाता है। अगर आपने उसमें से किसी भी एक पहले माध्यम को चेंज कर दिया तो निश्चित रूप से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बदल जाएगा। और दूसरा, यहाँ हमने जो प्रकाश की किरण भेजी हैं इनमें किसी रंग का उल्लेख नहीं करा। अगर हम एक ही कोण पर अलग अलग रंग की प्रकाश की किरणें डालें एक ही प्रकार के पेयर के लिए, मान लीजिए हवा से कांच में प्रकाश की किरण एंटर कर रही है तो लाल रंग, इसी तरह से पीला रंग या नीला रंग, अगर हम अलग अलग रंग के प्रकाश की किरणें डालें और सबके लिए आपतन कोण समान हो तो हम देखेंगे कि हर रंग के लिए अपवर्तन कोण वो अलग अलग होगा। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक अब दूसरे माध्यम का कांच का अपवर्तनांक हर रंग के लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ये और बात पता चली। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि चूंकि ये अपने आप में साइन का अनुपात है और साइन का अधिकतम मान होता है 1, तो इसका मतलब है ये जो अनुपात है ये भी अपने आप में या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। तो अगर ये n का मान, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक नाप रहे हैं n2 पहले के सापेक्ष, अगर ये 1 से बड़ा है तो वो तभी संभव है जब हमारा हर जो है वो छोटा हो अंश से। इसका मतलब है कि साइन आई आपका साइन आर से बड़ा है। इसका मतलब है कि आई भी आपका आर से बड़ा है। निश्चित है कि दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनेगा वो कम होगा, और अपवर्तन कोण कम तभी होगा जब किरण अभिलंब की ओर ज़्यादा से ज़्यादा झुकेगी। इसका मतलब है कि एक से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ज़्यादा झुकती है। और अगर इसका उल्टा है कि n21 अगर 1 से कम है तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट उल्टा होगा, यानी कि अब की बार ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि अब की बार जो कोण बनेगा वो आई आर से छोटा होगा। दूसरे माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण अब की बार ज़्यादा होगा। अब इस आधार पर देखिए कुछ और नए निष्कर्ष निकालते हैं इस अपवर्तनांक से संबंधित जो हमने n21 रिजल्ट निकाला है। देखते हैं। आप देखिए, मान लीजिए कि ये मैंने जो दो रेखाएं दिखाई हैं ये अलग अलग माध्यमों का विभाजन है, जिसमें कि यहाँ मान लीजिए पहला माध्यम है, यहाँ मान लीजिए दूसरा माध्यम है, और यहाँ फिर से पहला माध्यम रिपीट हो गया है। जैसे कि हवा के भीतर कोई एक कांच का हमने गुटका रखा हुआ है समतल सतह का, और आप देख रहे हैं कि जब यहाँ कांच का गुटका है तो इधर भी हवा इधर भी हवा, तो दोनों माध्यम रिपीट हो रहे हैं। अब कोई प्रकाश की किरण अगर हवा से
कांच में प्रवेश कर रही है, ये हमारा कांच है। तो यहाँ हम एक अभिलंब खड़ा करें, तो चूंकि प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो यहाँ हमारा अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में कम होगा, तो ये हमारा I बना, ये हमारा R बना। अब जब ये प्रकाश की किरण चलते चलते जब दोबारा से कांच और वायु की दूसरी बाउंड्री पर टकराएगी, तो वहाँ फिर से हम एक अभिलंब खड़ा करें, तो आप देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं और एक तिरछी रेखा उनको क्रॉस कर रही है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अंतर कोण। और अब उस स्थिति में अब प्रकाश की किरण सघन से फिर दोबारा से विरल में प्रवेश करेगी, तो हम देखेंगे कि ये किरण जब यहाँ दूसरे माध्यम में यानी कि पहले वाले माध्यम में फिर से आएगी, तो वो पहली दिशा के ठीक समानांतर हो जाएगी। यानी कि जो अब नया अपवर्तन कोण बनेगा दूसरे माध्यम में, वो ठीक वही कोण बनेगा आप जो पहले माध्यम में आपतन कोण बन रहा था। और इस स्थिति में हम देखें कि यहाँ हम पहली स्थिति में अपवर्तनांक क्या बनेगा, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, तो स्नेल के नियम के अनुसार n21 जो हो जाएगा वो sin I अपॉन sin R, दूसरे माध्यम में कोण बटे पहले माध्यम में कोण sin R। और अब वो दूसरे से फिर पहले में जा रही है, तो अपवर्तनांक अब की बार इसका नपेगा, तो पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष जिसमें से वो आ रही है, ये हो जाएगा हमारा, अब की बार देखिए ये आपतन कोण बन जाएगा और ये अपवर्तन कोण माना जाएगा, तो ये हो जाएगा sin R और ये हो जाएगा sin I। और आप दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं एक दूसरे की उल्टी हैं, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। ये एक रिलेशन है जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आता है। अब की बार मान लीजिए कि एक और हम माध्यम बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मान लीजिए एक माध्यम है, ये दूसरे नंबर का माध्यम है, ये तीसरे नंबर का माध्यम है, ये फिर दोबारा से पहले नंबर का माध्यम रिपीट हो गया है। और मान लीजिए कि ये सघनता बढ़ती जा रही है, यानी कि इसकी तुलना में ये ज़्यादा सघन है, ये मान लीजिए हवा है, हवा से ज़्यादा सघन पानी, पानी से ज़्यादा सघन कांच, और फिर दोबारा से पहला ही माध्यम रिपीट हो गया, तो ये फिर से हवा हो गई। तो आप देखेंगे कि अब की बार फिर प्रकाश की किरण का संचरण देखें, यहाँ ये प्रकाश की किरण आई, हमने अभिलंब खड़ा किया, तो विरल से सघन में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर दोबारा से यहाँ हम अभिलंब खड़ा करें, तो अगले पेयर में फिर देख रहे हैं विरल से फिर सघन में जा रही है। दूसरी प्रक्रिया में पानी से कांच में जाते समय फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि फिर से विरल से सघन में जा रही है। लेकिन अगली बार जब वो कांच से फिर पहले माध्यम में आएगी, तो यहाँ पर अब की बार फिर से उसी दिशा में ही संचरित होगी। और अगर आप देखें कि फिर से पानी हम यहाँ पर लगा दें, यहाँ फिर से पानी उपस्थित कर दें, तो फिर दोबारा से पानी में आते समय जो पानी की में भीतर दिशा थी, ठीक वही दिशा हो जाएगी। आप ये भी ध्यान दीजिए कि अगर इस प्रकाश ये कोई ना होता, तो ये प्रकाश की किरण इस मार्ग पर आगे चलती, जबकि इनकी उपस्थिति में आप देख रहे हैं हवा में आते ही अब की बार वो इस दिशा में चल रही है। तो आप देख रहे हैं दिशा तो वही है, लेकिन उसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रकाश की किरण अलग अलग माध्यमों में गुजरते समय वापस उसी दिशा में आने पर, उसी माध्यम में आने पर उसकी दिशा तो पूर्ववत रहती है, लेकिन वो अपने पथ से कुछ विस्थापित हो जाती है, लेटरली कुछ डिस्प्लेस हो जाती है। और इस प्रक्रिया में हम देखें फिर से, मान लीजिए कि पहले माध्यम के लिए ये आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण R है, तो एकांतर कोण के कारण ये दूसरे माध्यम के लिए आपतन कोण बन जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नया अपवर्तन कोण बनता है थीटा, अगले पेयर के लिए फिर ये थीटा जो है फिर से ये आपतन कोण बन जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। और चूंकि फिर वायु में आ चुकी है, तो वायु में जो आपतन कोण था वो हमारा यहाँ पर फाइनली अपवर्तन कोण I बन जाएगा। और आप अब देखिए अपवर्तन का रिलेशन निकालिए यहाँ से, तो n21 कितना है, दूसरे में जा रही है तो sin I अपॉन sin R। n तीसरे में जा रही है दूसरे से, तो n32 तीसरे का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो वो हमको नजर आ रहा है sin R अपॉन sin थीटा। और जब वो तीसरे से फिर से पहले में प्रवेश कर रही है, तो पहले का अपवर्तनांक तीसरे के सापेक्ष वो हो जाएगा sin थीटा अपॉन फिर से sin I। और आप देखिए इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है n21 इंटू n32 इंटू n13 इक्वल टू
आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल टू 1। या इसको ऐसे लिख दें कि n13 इंटू n32 इंटू n21 इक्वल टू 1। मैंने 13 को यहाँ लिख दिया है और 21 को यहाँ लिख दिया है, इसको यहीं रहने दिया है। आप देखिए क्रम नज़र आ रहा है कि 1 का अपवर्तनांक 3 के सापेक्ष, तो 3 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, यानी कि जिसका अपवर्तनांक नाप रहे थे अगर लास्ट में क्रम बनते हुए फिर वही माध्यम आ जाता है जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक नापा जा रहा है, तो उन सब का अपवर्तनांक की गुणा 1 होगी। या हम यहाँ से n32 ज्ञात कर सकते हैं कि n32 हो जाएगा 1/n13 इंटू n32, सॉरी n21। और यहाँ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, n13 को हम लिख सकते हैं जो हमने पहला नियम समझा था कि इसको पलट सकते हैं, तो ये पलटने पर बन जाएगा 1/n31, वो ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं n31/n21। और आप देखिए इस रिलेशन को थोड़ा सा आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको अगर कोई और पेयर मिल गया और हमें उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है और हमें उनके इंडिविजुअली अपवर्तनांक पता है, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होगा दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहले का अपवर्तनांक। मतलब इसको ऐसे समझिए जैसे कि हवा के सापेक्ष अगर मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक हमें मालूम है 4/3 होता है, और पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये 3/2 होता है। तो सांकेतिक भाषा में हम इसको कहेंगे कि ये है NWA, ये है NGA। लेकिन हमें पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए, यानी कि NGW चाहिए हमको। तो यहाँ किरण जा रही है, दूसरा माध्यम है G, तो इसका मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि Ng अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि NW, और जो हमारे पास एक माध्यम एयर ऑलरेडी मौजूद है उनके सापेक्ष हम निकाल सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये एक तरीके से NGA अपॉन NWA हो जाएगा, और NGA और NWA हमको मालूम है, तो ये हो गया आपका 3/2 और ये हो गया 4/3। आप इसको हल कर लीजिए तो 9/8 हो जाएगा। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 बन जाएगा। या हमको चाहिए कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो अब की बार पानी का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, यानी कि अब की बार दिस अपॉन दिस हो जाएगा। या चूंकि ये इसके ठीक उल्टे के बराबर है, व्युत्क्रम के बराबर है, तो इसको पलट दीजिए सीधा, 8/9 हो जाएगा। साफ दिख रहा है कि हम एक प्रकार के पेयर के अपवर्तनांक को किसी दूसरे प्रकार के पेयर के अपवर्तनांक से रिलेट कर सकते हैं, और ये हमारे जब हम न्यूमेरिकल इस बेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमारे इस्तेमाल करेंगे हम इस बात को। चलिए, जो हम प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं, प्रकाश के मुड़ने की क्रिया देख रहे हैं, इसको कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है। सामान्य रूप से आप देख सकते हैं और महसूस भी किया होगा आपने कि अगर पानी भरे हुए किसी बर्तन में आप ऊपर से उसको झांकें तो आपको उसकी तली कुछ उभरी हुई दिखाई देगी, कुछ ऊंची, या उसमें कोई सामग्री पड़ी हुई है, कोई बॉल पड़ी है, कोई कंकर पड़ा है, तालाब का पानी है उसमें मछली तैर रही है, या कोई वनस्पति नीचे दिखाई दे रही है, तो आपको कुछ ऊंची दिखाई देगी। तो वो ऊंची दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि आपकी आंखें हैं वायु में, यानी कि विरल माध्यम में, और जिसको आप देख रहे हैं वो वस्तु के रूप में वो है सघन माध्यम में, पानी के भीतर। तो उस स्थिति में ऐसा किरणों का किस तरह से संचरण होता है कि हमें चीज़ उठी हुई दिखाई देती है। तो इसको आप रे डायग्राम से समझिए कि मान लीजिए कि ये वो पानी की एक टैंक है या पानी का एक लेवल है, और इसमें तली पर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको हम ओ कह रहे हैं, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण, आप मान लीजिए हम इसको तिरछी डालते हैं इस तरीके से, तो जब ये पानी में चलेगी तो पानी में एक समान एक ही चाल से चलेगी। और जैसे ही यहाँ दो सतहों की, यहाँ मान लीजिए हवा है, इसको हम पानी मान रहे हैं, तो जहाँ बाउंड्री है वहाँ पर एक अभिलंब खड़ा करें हम, तो ये सघन से विरल में जा रही है, इसलिए अपनी दिशा से अभिलंब से दूर होकर के चली जाएगी। तो इस तरह से ये अपवर्तित होगी।
एक और किरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक और प्रकाश की किरण इसी तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्ट है प्रकाशिक माध्यम में रखा हुआ है तो बहुत सारी किरणें चलेंगी, तो कोई सी दो किरणों का हम प्रयोग करेंगे और जहाँ वो मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उसी रूप में हम प्रतिबिंब देखेंगे कि कहाँ बनेगा। तो यहाँ फिर से हम एक बाउंड्री अभिलंब खड़ा करें, तो चूंकि आपतन कोण अब की बार देखिए, यहाँ आपतन कोण इतना बन रहा था आई, यहाँ आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उस स्थिति में अब की बार फिर अपवर्तन कोण उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट रहना है। और आप देखेंगे कि दोनों किरणें फैलती जा रही हैं। अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं, आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो पीछे की ओर अगर आप बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि ये किरणें कहीं यहाँ मिलेंगी। और आप देखेंगे कि अब जो ओ पॉइंट था वो बाहर कोई दर्शक अगर खड़ा हुआ है तो उस दर्शक को ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि उसके लिए तो ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है। और जब ये प्रतिबिंब बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो तली है वो तली अब यहाँ से यहाँ उठी हुई दिखाई देगी। यानी कि जो मान लीजिए इसको हम बर्तन में पानी की गहराई कहें या तालाब में पानी की गहराई कहें, अगर इस गहराई को जो जिसका कि वास्तविक मान अगर h था, ये वास्तविक गहराई है, तो अब उसको दर्शक को केवल उसकी जो गहराई है वो यहाँ से यहाँ तक की दिखाई देगी, क्योंकि उसके लिए तो तली यहाँ आ गई। और ये h, अगर मैं इसको h डैश कहूँ तो ये एक तरीके से आभासी गहराई है। तो यहाँ अपवर्तन के कारण किसी माध्यम की जो गहराई है वो हमें कुछ कम प्रतीत होती है। आभासी गहराई वास्तविक गहराई की तुलना में कुछ बदल जाती है। और वो कितनी होगी, उन दोनों में आपस में इसके अपवर्तनांक का क्या संबंध होगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से एक लंब डाल रहा हूँ या इसको इससे मिला रहा हूँ, इसी तल में ही आपको उठा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ आपतन कोण और अपवर्तन कोण देखिए, तो यहाँ आपतन कोण आपका, मैं इस किरण के लिए बात कर रहा हूँ केवल, आपतन कोण ये होगा आई, और अपवर्तन कोण यहाँ विलंब से अपवर्तित किरण जो बनाएगी वो आर होगा। और अगर यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं, आप देखें तो दो समांतर किरणों को एक ये तिरछी रेखा काट रही है, तो जो कोण आई यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ एकांतर कोण के रूप में आई बनेगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। इसी तरीके से ये अगर कोण आर है तो इसके पीछे का ये लाइन और ये लाइन जो मिलकर के बनाएंगे ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण के कारण आर होगा। और फिर दोबारा से आप देखें कि दो समांतर लाइनों को ये तिरछी रेखा क्रॉस कर रही है, तो जो कोण ये बनेगा वो कोण अब की बार यहाँ पर ये भी बनेगा, अल्टरनेटिव ट्रायंगल है, तो ये फिर से आर बन गया। अगर मान लीजिए मैं इस दूरी को x कहूँ थोड़ी देर के लिए, और हमको मालूम है कि हमने ये पूरी h मानी है और इसको हमने h डैश माना है, तो स्पष्ट है कि tan i कितना होगा। देखिए फिगर से tan i होगा आपका लंब बटे आधार। तो पूरे ट्रायंगल में मान लीजिए मैं इसका नाम डाल रहा हूँ m, ये मान लीजिए o डैश पॉइंट है, और तो ट्रायंगल o m o डैश में, ये ट्रायंगल o m o डैश में tan i हो जाएगा हमारा लंब x अपॉन आधार पूरा का पूरा h। और जो ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमको MIO ट्रायंगल, ट्रायंगल MIO, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो tan r की वैल्यू हमको नजर आएगी, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो x अपॉन MI यानी कि h डैश है हमारा, तो x अपॉन h डैश। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर ये किरण जो मैंने दिखाई है ये तो मैंने काफ़ी कोण पर दिखाई है, लेकिन यहाँ से वस्तु से चलने वाली तो बहुत सारी किरणें होंगी। तो अगर हम किसी एक ऐसी किरण की बात करें जो ठीक इस अवलंब के बहुत नज़दीक जा रही है, इस लाइन जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन के बहुत पास होके जाएगी, तो वहाँ विलंब खींचेंगे और वहाँ अपवर्तित किरण को दिखाएंगे, तो आप देखेंगे जो बनने वाले आई और आर कोण हैं ये बहुत छोटे हो जाएंगे। तो उस किरण के लिए यानी कि आई और आर के अगर हम छोटे कोण लें, छोटे मान लें, तो उन मानों के लिए हम यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है वैन थीटा टेंस टू 0 होता है। तो हम एक तरीके से ये वैल्यू हमारी जो है वो आई बन जाएगी, तो आई इक्वल टू एक्स अपॉन एच, और ये हमारा आर बन जाएगा एक्स अपॉन एच डैश। और ये ही जो हमारा ऑपरेशन है ये साइन पर भी लागू होता है, साइन थीटा भी थीटा ही हो जाता है थीटा टेंस टू 0 के लिए।
तो इसका मतलब मैं इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब साइन आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन एच, और साइन आर हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन एच डैश, ये एच डैश है हमारा। यानी कि छोटे कोण के लिए मैंने टेन आई को एक तरीके से साइन आई में कन्वर्ट कर दिया है। कॉस आई में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 हो जाती है छोटे एंगल पर, 0 एंगल पर। तो यहाँ देखिए दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। और आप पहचानिए जरा साइन आई अपॉन साइन आर क्या है। ये है हमारा जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, यानी कि पानी से हवा में जा रही थी, तो हवा का अपवर्तनांक है ये, यानी कि एन ए डब्ल्यू। तो ये हमारी वैल्यू हुई एन ए डब्ल्यू। तो यहाँ से हम एच डैश कह सकते हैं, एच डैश इक्वल टू एच इंटू एन ए डब्ल्यू। लेकिन आप देखिए यहाँ अपवर्तनांक हवा का नापा जा रहा है पानी के सापेक्ष। अमूमन जो वायु है वो अपने आप में बहुत विरल से विरल माध्यम है, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, और निर्वात के सापेक्ष अगर हम वायु का अपवर्तनांक देखें तो वो 1.0000 समथिंग होता है। इसको हम लगभग 1 मान लेते हैं, इसलिए वायु को निर्वात जैसा माना जा सकता है। लेकिन बाकी और माध्यम अगर हैं और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हम नाप रहे हैं, जैसे कि पानी का अपवर्तनांक हम हवा के सापेक्ष नाप रहे हैं, तो वो हम कहते हैं 4/3। तो इसको सिर्फ हम एन डब्ल्यू भी कह देते हैं। अगर हम केवल एन डब्ल्यू लिख रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि ये अपवर्तनांक निश्चित रूप से वायु के सापेक्ष ही व्यक्त किया गया है। अगर हम कह देते हैं एन जी इक्वल टू 3/2, जहाँ जी ग्लास है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष है। यानी कि अगर आपने सापेक्ष माध्यम को नहीं दर्शाया है तो वो स्वतः ही वायु को प्रदर्शित करता है। तो जितने भी अपवर्तनांक हैं अन्य माध्यमों के, वो ज़्यादातर वायु के सापेक्ष ही दर्शाए जाते हैं। तो आप इसको भी वायु के सापेक्ष दर्शा दीजिए। तो हम कह सकते हैं इसको, तो हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला हमारा बदल जाएगा H, और इसको हम लिख सकते हैं 1/NWA। और अब हमारा फॉर्मूला बना कि जो आभासी गहराई हमको नज़र आएगी वो वास्तविक गहराई और उस माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगी। यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आभासी गहराई बराबर होगी वास्तविक गहराई बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। यहाँ मैंने वायु नहीं लिखा है। आप देखिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है। और मान लीजिए कि आपके तालाब की गहराई है 20 मीटर, तो आपको वो जो तालाब है वो 20 बटे, और जो पानी का अपवर्तनांक है वो 4/3, तो 4/3 यानी कि 15 मीटर गहरा आपको दिखाई देगा। 20 मीटर गहरा तालाब, पानी का तालाब आपको 15 मीटर गहरा दिखाई देगा। अगर ये 20 मीटर की कोई कांच की स्लैब होती तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 3/2 होता है। तो उस स्थिति में ये स्लैब आपको 20 मीटर की स्लैब 20/3/2 यानी कि लगभग 13.33 मीटर मोटी दिखाई देती। और यही रीज़न है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर, सघन माध्यम में उपस्थित वस्तुओं को देखने पर वो हमें कुछ ऊंची दिखाई देती हैं, कुछ छोटी हाइट हो जाती है, या ये कहें कि वो कुछ उठी हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ तो हमने विरल माध्यम में खड़े होकर सघन माध्यम की किसी वस्तु को ऑब्जर्व किया। चलिए अगले टॉपिक में हम कुछ उदाहरण लेते हुए ये समझेंगे कि अगर हम सघन माध्यम में खड़े होकर विरल माध्यम की वस्तु को देखें तो उसकी स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा।